हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसा कि आप सारे बच्चे को थंबनेल में दिख गया होगा, तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है, ये देखिए, अम्ल क्षार एवं लवण। ये हमारे केमिस्ट्री का लेसन 2 है। इसके लेसन 1 के वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके सारे बच्चे उसको देख लीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th की स्टडी भी हमने अपने चैनल ड्रीम क्लासेस पर स्टार्ट करवा दी है। तो आप सारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी आज के बाद। और जो भी बच्चे न्यू होंगे वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो उनको आसानी से मिल पाए। तो चलिए बात करते हैं आज के नए टॉपिक पे। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखिए इसके कुछ अच्छे अच्छे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को, यहाँ पे देखिए हम लर्निंग ऐप हमारा लिख रहे हैं ड्रीम क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, आप ड्रीम क्लासेस के नाम से सर्च करो प्ले स्टोर पे। इसको कहाँ पे सर्च करना है? प्ले स्टोर पे। ठीक है, और वहाँ से आप घर बैठे क्लास 10th 11th और 12th इन तीनों टॉपिक्स, और फिर हो गए IIT JEE। ठीक है, चलिए IIT JEE, नीट और जनरल कंपटीशन, इन सारे टॉपिक्स की तैयारी जो है वो घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर में, जाएंगे सारे बच्चे, ड्रीम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं मिला है उनको मैं एक बार फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके हमारे नोट्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो के स्टार्टिंग में भी मिल गया होगा। ठीक है, तो वहाँ से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम लोग। हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। सारे बच्चे याद रखेंगे 7 होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिए हमारा कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो लगभग में उसका पीएच मान जो है वो 10 होगा। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि किसी भी उदासीन विलयन, अगर विलयन उदासीन हो तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय होगा तो कितना होगा, क्षारीय होगा तो कितना होगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा है, तो अच्छे से याद रखेंगे सारे बच्चे। NaHCO3। ठीक है, बेकिंग पाउडर NaHCO3। आगे हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में ये पूछा है। ठीक है, कह रहा देखिए प्रश्न हमारा 4 नंबर कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आप सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट करके अच्छे से पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में। देखिए इसको कैसे पढ़ना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 और इंटू 2H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। अच्छे से याद रखेंगे, जिप्सम का ये रासायनिक सूत्र होता है। जिन बच्चों ने नोट नहीं करा है वो जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। 5वां नंबर देखिए हमारा, बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर की ओर। 6ठा नंबर भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए हम टाइप इसका बताते हैं। सबसे पहले आपका, अब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा देखिए टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, आम, अमरूद, सेव, केला, इस तरह से। तो आपको क्या टिक करना है? इमली। ठीक है, टार्टरिक अम्ल सबसे ज़्यादा जो है वो इमली में पाया जाता है।
आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है। देखिए आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, आपसे अगर इस तरह से भी पूछ देगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस टाइप से भी आपसे एग्जाम में पूछेगा और 4 ऑप्शन आपके सामने इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे टिक करना है क्या, टार्टरिक अम्ल, है ना, इसको टिक करना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन को इस तरह से फ्लिप भी कर सकता है, वहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, बस हमारा जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए 7वें नंबर की ओर बात करते हैं। 7वां हमारा जो टॉपिक कह रहा है देखिए अच्छे से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों को हम आज क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डंक की बात हो रही है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आगे भी आ सकता है वो, कि चींटी के काटने पर या ये मधुमक्खियों के काटने पर वो कौन सा अम्ल हमारे शरीर में छोड़ती है, तो उसका राइट आंसर होता है फॉर्मिक अम्ल। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, याद रखेंगे, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल। क्लियर है। आगे बढ़ते 8वें नंबर की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है देखिए हमारे शरीर में यानी मानव के शरीर में पीएच यानी कि पीएच जो मान होता है वो कितने परास के बीच कार्य करता है। परास का मतलब हो गया अंतर, ठीक है, यानी कितने से कितने के बीच कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.0 से 7.8 के बीच। ठीक है, यानी 7 से 7.8 के परास के बीच हमारे शरीर में पीएच मान क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है ये टॉपिक। चलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको बहुत ही कम कीमत में और एकदम ही सुविधापूर्वक आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, ड्रीम क्लासेस के द्वारा। ठीक है, जो कि हर एक वर्ष की तरह इस साल भी नोट्स प्रोवाइड करवा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या कह रहा है देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ये देखिए 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखिए 9वां, कि किसी लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। यदि किसी लाल तप्त लोहे, ठीक है, जब लोहे को पूरा गर्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लाल तप्त हो जाएगा। और उस पर जब हम लोग जल वाष्प यानी जल का वाष्प प्रवाहित करने पर, जब हम लोग उस पर जल का वाष्प डालेंगे तो कौन सा यौगिक मिलेगा। राइट आंसर क्या टिक करेंगे, Fe3O4। ठीक है, क्या टिक करेंगे, Fe3O4 प्राप्त होगा। और 10वें नंबर की ओर बात करते हैं। 10वां कह रहा है हमारा, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है। अपच मतलब जब भोजन हमारे शरीर में नहीं पच पाता है तो उसके उपचार के लिए हम लोग कौन सा औषधि का उपयोग करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, एंटासिड। ठीक है, बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, इसको सारे बच्चे रट कर जाइएगा। ठीक है, चलिए 11वां नंबर काफी हाईलाइटेड प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको डिटेल से हम जानते हैं। देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिखे या CaCO3 दिखे तो हमें क्या मानना है, वो संगमरमर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते 12वें नंबर की ओर। अभी देखिए हमने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था पीछे, इसका अनुसूत्र था हमारा क्या, अभी हमने पढ़ा था। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बेकिंग सोडा का सूत्र हमने पढ़ा था NaHCO3, है ना, पीछे पढ़ा था। तो कह रहा है इसमें बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये वाला देखिए संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। ये वाला देखिए, ये वाला टॉपिक हमारा था ना कैल्शियम कार्बोनेट वाला, तो इसका क्या हो गया था, संगमरमर। उसी तरह से यहाँ पे पूछ रहा हमारा, ये जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पूछ रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अनुसूत्र हमने पढ़ लिया NaHCO3। ठीक है, चलिए 13वें नंबर की ओर बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न ये भी है,
कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल टिक करना है। अगला हमारा 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, मतलब दांत खराब होना कब प्रारंभ हो जाता है। जब हम इसका आंसर टिक करेंगे, जब मुंह का पीएच यानी हमारे मुख का पीएच जो है वो 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। तो जब वो 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे मुंह का जो ये जो है दांतों का क्षय जो है वो प्रारंभ यानी कि शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते, देखिए काफी इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड प्रश्न है जी, इसको इग्नोर नहीं करेंगे कोई भी बच्चे। 15वें नंबर की ओर, ठीक है। बार बार ये एग्जाम में पूछता है, इस बार तो पूरा चांस है ये पूछेगा क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा हमारा, इसमें दो आंसर होगा, जो भी ऑप्शन में आपको दिखेगा वो टिक करेंगे सारे बच्चे। एक तो इसका आंसर होगा CaSO4 इंटू 2H2O, या एक और आंसर इसका आता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन में दिखे वो आपको टिक कर देना। अच्छे से नोट करिएगा, दोनों आंसर को आप लोग रट कर रखिएगा, ठीक है। चलिए 16वें नंबर की ओर बात कर लेते हैं। 16वां नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा राइट आंसर इसका, घेंघा रोग, ठीक है। आयोडीन की कमी यानी नमक की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होगा, घेंघा रोग, जो कि हमारे गले में होता है, गलगंड रोग के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 17वें नंबर की ओर। तो इस टॉपिक में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे बेहतरीन 25 लगभग 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हमारा ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने वाला एग्जाम में नहीं है, ठीक है। चलिए 17वें नंबर की ओर बात कर लेते हैं। 17वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 7 से कम पीएच मान वाले पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है। देखिए आपको पहले क्वेश्चन में मिला होगा सबसे स्टार्टिंग में ही कि 7 पीएच मान वाले पदार्थों की प्रकृति कैसी थी। तो क्या हमने पढ़ा था, उदासीन, ठीक है। अभी हमारा आ गया 7 से कम पीएच मान वाला तो अम्लीय, और 7 से अधिक अगर रहेगा तो क्षारीय। याद रखेंगे अच्छे से इसको। देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, समझिएगा सारे बच्चे। अगर 7 से कम रहे और अगर केवल 7 रहे या 7 से अधिक रहे, तीन टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो 7 से कम रहे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। अगर 7 रहे तो उदासीन होगी, और 7 से अधिक रहे तो क्षारीय होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछता है। अगर किसी का आप मान लीजिए किसी पदार्थ का आपको पीएच मान ज्ञात है, पीएच मान जो है वो आपको अगर पता है तो उसकी जो क्या बोलते हैं उसकी स्थिति के बारे में हम बता सकते हैं कि उसका जो प्रकृति है वो कैसा है, वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अगर मान लीजिए किसी का पीएच मान हमें 10 दिया है तो 10 वाला पीएच मान वाला पदार्थ कैसा होगा, हमेशा क्या होगा, क्षारीय होगा, है ना। क्लियर है। तो इन सारे टॉपिक से हमारा बहुत सारा टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा टॉपिक ये क्लियर हो गया कि अगर 7 से कम पीएच मान वाला पदार्थ रहेगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। और अगर 7 से अधिक पीएच मान वाला पदार्थ होगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। और यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक नेक्स्ट भी वही है कि अगर 7 रहे सिर्फ पीएच मान वाले पदार्थों की प्रकृति कैसी होगी, तो वो विद्युतः उदासीन यानी कि एकदम उदासीन होगा, उसमें कोई भी ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 20वें नंबर की ओर। काफी अच्छा प्रश्न ये भी है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि खाने वाले सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है घरों में उपयोग किया जाता है किचन वगैरह में, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। राइट आंसर क्या टिक करना है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अनुसूत्र क्या है, NaHCO3। क्लियर है। चलिए, और एक हमने पहले भी पढ़ा था, अभी इसके पहले एक हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसका भी अनुसूत्र हमने पढ़ा था NaHCO3। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट सभी एक ही का रूप है। क्लियर है। चलिए 21वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपका विवेक करवा दिया गया है,
बहुत ही हाईलाइटेड और अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। तो आप सारे बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बार जरूर इस क्वेश्चन को पढ़ कर जाइएगा एक बार। चला देखिए, हैवर विधि द्वारा अमोनिया, अमोनिया का अनुसूत्र NH3 होता है, ठीक है। हैवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सारे बच्चे याद करके जाइएगा, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में जो है वो किस गैस का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन गैस का। आगे बढ़ते 22वें नंबर की ओर, कह रहा है हमारे पेट यानी कि ब्रैकेट में उधर, हम पेट को किस नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में? उधर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है। याद रखेंगे सारे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। और आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर की ओर। देखिए 23वां कह रहा है हमारा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखेंगे सीट्रिक अम्ल, ठीक है। अभी पीछे हमने पढ़ा था इमली में, इमली में क्या था जी? टार्टरिक अम्ल। और एक और याद रखेंगे सारे बच्चे, 3 टॉपिक आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। एक हमारा था इमली, अभी हमने क्या पढ़ा? नींबू, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? नींबू। एक आता है हमारा सेब। तो इन तीनों को आप लोग अच्छे से क्लियर रखिएगा। इमली में हमने पढ़ा पीछे कौन सा? टार्टरिक अम्ल, ठीक है ना। जो बच्चे नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। नींबू में अभी हमने पढ़ा सीट्रिक अम्ल, वैसे भी याद रखिएगा खट्टे पदार्थों में सीट्रिक ही पाया जाता है ज़्यादातर। इमली थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो जाता है इसीलिए उसमें टार्टरिक अम्ल। और सेब में हमारा हो जाएगा मैलिक अम्ल, ठीक है। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर होगा आपका। और चलिए अभी और क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है तो इसको भी देखते चलते हैं हम लोग। 24वें नंबर की ओर बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, तो वो हम सिखा देंगे आपको, चैप्टर वाइज जब बुक सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे IUPAC नाम लिखना हम लोग सीखेंगे अच्छे से डिटेल्स में। अभी हम लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। आगे बढ़ते 25वें नंबर की ओर। आगे चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी और भी बच गया 3-4, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। कह रहा देखिए 25वां नंबर हमारा कि जल की अस्थाई कठोरता, अस्थाई नहीं कह रहा है, सिर्फ अस्थाई कह रहा है, हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, जल की अस्थाई कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोने का सोडा या कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट द्वारा, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे इसको, धोने का सोडा का उपयोग कर सकते हैं या कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट, ठीक है। अच्छे से पढ़ कर दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 26वां नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अभी पीएच में, पीएच मान के बारे में पढ़ रहा था। तो पीएच में पी किसका सूचक होता है? तो पी से क्या होता है? पुषांश, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पोटेंज, ठीक है। पीएच में पी का अर्थ क्या होता है? पुषांश या पोटेंज। कई बार एग्जाम में ये पूछा है। और 27वां नंबर हमारा देखिए काफी अच्छा प्रश्न ये भी आ गया है। कह रहा है दीवारों की सफेदी यानी कि जो कलर किया जाता है करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, दीवारों की सफेदी जिसमें व्हाइट कलर का जो करते थे पहले सभी, उसमें किसका उपयोग किया, किस विलयन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? CaOH का होल्ट OH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और आगे हमारा आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। तो देखिए इससे एक चीज़ और क्लियर होता है कि हमारा पीएच मान यहाँ पे देखिए शुद्ध जल का कितना दिखा रहा है? 7। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है? शुद्ध जल क्या होगा जी? उदासीन होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पीछे कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे टॉपिक जो अगर क्लियर होगा आपका तो बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा देखिए किस तरह से हुआ, शुद्ध जल उदासीन होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। तो अगर हमारे पास पीएच मान प्राप्त है, पीएच मान हमें पता है, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो पदार्थ उदासीन है या अम्लीय है या फिर क्षारीय है। क्लियर है? चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।
तो जिन बच्चों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं इस चैनल से जुड़े वो अपने भाई बहनों को बता दें और भी दोस्तों को बता दें कि हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पर भी क्लास 10th की स्टडी स्टार्ट हो गई है। और जो भी बच्चे नोट्स खरीदना चाहते हैं, नोट्स परचेज करना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करके नोट्स को खरीद लें। और इस लॉकडाउन की स्थिति में घर बैठे पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।